रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी व्यस्त रहने की आदत को सीधी सीधे चुनौती देती है। इसका नाम है लेस डूइंग मोर लिविंग। हाँ, और इसका टाइटल सुनकर लगता है कि शायद ये आलसी बनने के बारे में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ काम को जल्दी खत्म करने के बारे में भी नहीं है, बल्कि ये तनाव को कम करने और जीवन में उन चीजों के लिए समय निकालने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं। सही बात है। और इसके लेखक एरी मेसल की कहानी ही इस किताब को बहुत दिलचस्प बनाती है। मतलब वो एक सफल उद्यमी थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर उन्हें क्रोन रोग का पता चला, जो एक बहुत ही दर्दनाक और जिसे लाइलाज बीमारी माना जाता है। ओह, आपको मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम ही बना डाला। वाह! तो ये किताब उसी अनुभव का नतीजा है। एग्जैक्टली। हाँ, और इस सिस्टम के 3 मुख्य स्तंभ है ना? ऑप्टिमाइज, ऑटोमेट और आउटसोर्स। बिल्कुल। यानी किसी भी काम को पहले सरल बनाओ, उसे ऑप्टिमाइज करो फिर उसे तकनीक से स्वचालित करो, मतलब ऑटोमेट करो, और जो बच जाए उसे किसी और को सौंप दो, आउटसोर्स। तो ये किताब आखिर है किसके लिए? मतलब किसे इसे जरूर पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है ये उन सभी के लिए है जो अपने दिन भर के कामों से, अपनी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से और हमेशा भरे रहने वाले इनबॉक्स से परेशान महसूस करते हैं। हाँ, वो लोग जो हमेशा कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन दिन के आखिर में उन्हें ये महसूस नहीं होता कि उन्होंने कुछ जरूरी या सार्थक किया है। सही कहा। ये सिर्फ पेशेवरों या उद्यमियों के लिए नहीं है। ये छात्रों, माता पिता, हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्मार्ट तरीके से काम करना सीखना चाहता है, न कि केवल ज्यादा मेहनत करके। मतलब अगर कोई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए तैयार है, तो ये किताब एक बेहतरीन गाइड है। बिल्कुल। तो चलें पहली और सबसे बुनियादी सीख से शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। तो पहला सबक है 80-20 नियम को अपने जीवन में लागू करें। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहते हैं, राइट? इसका मतलब है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। हाँ, किताब के अनुसार हमारी 80% सफलता हमारे 20% ग्राहकों या प्रोजेक्ट से आती है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये 20% काम कौन से हैं, ये पता कैसे चलेगा? हम तो सब कुछ जरूरी समझकर ही करते रहते हैं। यही यही सबसे बड़ा सवाल है। और लेखक कहते हैं कि इसका जवाब अंदाजा लगाने से नहीं, डेटा से मिलेगा। डेटा से? कैसे? उनका कहना है कि सबसे पहला कदम है अपने समय को ट्रैक करना, ये जानना कि हमारा समय और हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है। इसके लिए वो रेस्क्यू टाइम जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने को कहते हैं। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि हम कंप्यूटर पर किन वेबसाइट्स और एप्स पर कितना समय बिताते हैं? हाँ, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपको आपकी डिजिटल आदतों का एक आईना दिखाता है। हो सकता है वो आईना थोड़ा डरावना हो। मुझे तो डर ही लग रहा है कि वो क्या दिखाएगा। लेकिन ठीक है, एक बार ये कड़वी सच्चाई सामने आ गई, उसके बाद? जब एक बार पता चल जाता है कि कौन से 20% काम सबसे ज्यादा परिणाम दे रहे हैं, तो हम उन पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। और यहीं से मैनुअल ऑफ यू, यानी खुद की नियम पुस्तिका बनाने का विचार आता है। खुद की नियम पुस्तिका, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि हम अपने जरूरी कामों को इतने छोटे, इतने साफ स्टेप्स में तोड़ते हैं कि कोई भी उन्हें कर सके। अच्छा, जैसे किसी फर्नीचर के साथ आने वाले इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह। बिल्कुल। इतने सरल कि अगर आपको वो काम किसी और को देना पड़े तो कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। ये दिलचस्प है। तो अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, एक बाहरी दिमाग बनाना। हाँ, ये मेरा पसंदीदा कॉन्सेप्ट है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। सही बात है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज याद रखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने दिमाग की क्रिएटिव एनर्जी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आपके कंप्यूटर पर एक साथ 50 टैब खुले हों। वो धीमा तो चलेगा ही। तो इस बाहरी दिमाग को बनाने के लिए लेखक क्या सुझाव देते हैं? इसके लिए वो एवरनोट जैसे ऐप का सुझाव देते हैं। इसे आप अपने दिमाग का डिजिटल बैकअप समझिए। कोई भी आइडिया, कोई आर्टिकल, कोई जरूरी जानकारी, सब कुछ इसमें डाल दें। और ये सब कुछ सुरक्षित रखता है और खोजने पर तुरंत मिल भी जाता है। हाँ, इसकी सर्च की ताकत ही कमाल की है। लेकिन एक और टूल है जो बाहरी दिमाग बनाने में मदद करता है, और वो है followup.cc। followup.cc, ये क्या है? एक ईमेल रिमाइंडर सर्विस है। मान लीजिए आपने किसी को ईमेल भेजा और आपको 3 दिन बाद फॉलोअप करना है। हाँ, ये तो रोज होता है। तो बस उस ईमेल के बीसीसी में
3 days at followup.cc डाल दें। बस हो गया। 1 मिनट, क्या बस इतना ही? हाँ, अगर 3 दिन में जवाब नहीं आया तो ये सर्विस आपको एक रिमाइंडर भेज देगी। अरे वाह, तो अब कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, काम ईमेल भेजते ही दिमाग से बाहर। एग्जैक्टली ये आदत धीरे धीरे आपकी टू डू लिस्ट की जरूरत को ही खत्म कर सकती है। और यहीं से हम तीसरे सबक पर आते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को खत्म करें और कामों को बैच करें। हाँ, लेखक का मानना है कि टू डू लिस्ट हमें बर्बाद कर रही हैं। ये सुनना थोड़ा अजीब है क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि लिस्ट बनाओ। उनका तर्क ये है कि टू डू लिस्ट उन कामों का कब्रिस्तान बन जाती हैं जिन्हें हम अभी कर नहीं सकते, और उन्हें देखकर हमें सिर्फ इस बात का तनाव होता है कि कितना कुछ बाकी है। बात तो सही है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने ईमेल इनबॉक्स को अपनी एकमात्र बहुत छोटी टू डू लिस्ट बनाना। अगर कोई ईमेल आता है तो या तो उसे तुरंत करें, अगर 2 मिनट से कम का काम है तो हाँ, या उसे followup.cc का उपयोग करके सही समय के लिए टाल दें या उसे डिलीट कर दें। और इसे बैचिंग के विचार के साथ जोड़ दें, बिल्कुल, यानी एक जैसे कामों को एक साथ करना। जैसे दिन भर हर ईमेल का तुरंत जवाब देने के बजाय दिन में केवल 2 या 3 बार ईमेल चेक करें और सारे जवाब एक साथ दें। हाँ, या फिर पूरे हफ्ते का खाना रविवार को कुछ घंटों में बना लेना। इससे बार बार काम बदलने में जो समय और मानसिक ऊर्जा लगती है वो बचती है। सही है। अब आते हैं चौथे सबक पर, जो मुझे तो बहुत मजेदार लगा। कौन सा? छोटे मोटे कामों यानी एरेंड्स को हमेशा के लिए बंद कर दें। हाँ, लेखक कहते हैं कि बाजार जाकर सामान लाना, बिल जमा करना, ये सब समय की बर्बादी है। इन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है Amazon सब्सक्राइब इन सेव जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करना। हाँ, इससे आप घर के उन सामानों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो बार बार लगते हैं, जैसे टॉयलेट पेपर, साबुन, डॉग फूड। आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा सामान कितने समय बाद अपने आप डिलीवर हो जाए। इसे एक बार सेट करें और फिर भूल जाएं। और जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकते, उन्हें आउटसोर्स कर दें, टास्क रैबिट जैसी सेवाओं का उपयोग करके। हाँ, वो लेखक ने वो जो उदाहरण दिया है वो तो कमाल है। वो अपने भतीजे के जन्मदिन वाला। हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। उन्होंने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे लॉस एंजलिस में अपने भतीजे के जन्मदिन के लिए किसी को आइकिया से एक स्लाइड खरीदने, उसे घर पहुंचाकर असेंबल करने और जन्मदिन का गाना गाने के लिए हायर किया। 1 मिनट, मतलब किसी ने जाकर सामान खरीदा, उसे घर पहुंचाया, जोड़ा और बर्थडे सॉन्ग भी गाया। हाँ, गाना भी गाया, और ये सब सिर्फ $47 में। कमाल ही है। ये दिखाता है कि हम कितनी चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है जिन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। बिल्कुल। और अंतिम 5वां सबक जो इन सब की नींव है, वो है वेलनेस, यानी स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हाँ, लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ न हो। उनकी बीमारी ने उन्हें ये सिखाया होगा। यकीनन। वो वेलनेस के 3 स्तंभ बताते हैं: फिटनेस, नींद और पोषण। फिटनेस के लिए उनका फॉर्मूला बहुत सरल है। हाँ, हफ्ते में कुछ दिन शक्ति यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी हिट, और कुछ दिन गतिशीलता मतलब मोबिलिटी, हर सेशन लगभग 30 मिनट का। और नींद के बारे में उनका क्या कहना है? कि मात्रा से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है। वो 1.5 घंटे के स्लीप साइकिल के बारे में बताते हैं। अच्छा, कि अगर हम किसी साइकिल के बीच में उठते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं, भले हमने ज्यादा घंटे नींद ली हो। सही। और पोषण के लिए प्रोसेस्ड खाने से बचें और अच्छे फैट जैसे एवोकाडो, जैतून का तेल, इनका सेवन बढ़ाएं। उनका कहना है कि सही पोषण से ही शरीर और दिमाग को सही ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। तो लेस डूइंग मोर लिविंग का सार ये नहीं है कि हम आलसी बने, बल्कि ये है कि हम अपनी ऊर्जा और समय का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। हाँ, ये एक ऐसा जीवन डिजाइन करने के बारे में है जहां कंट्रोल हमारे हाथ में हो, न कि हम परिस्थितियों से घिरे हुए हों। और शुरुआत करने के लिए कोई एक विचार चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ बदलें। शायद followup.cc का उपयोग करके देखें या किसी एक घरेलू सामान के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करें। हाँ। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा अंतर लाते हैं। और अंत में एक विचार, लेखक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो शायद आपने उस काम को अभी तक पर्याप्त सरल हिस्सों में नहीं तोड़ा है। ये सोचने वाली बात है। तो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सरल, स्वचालित या आउटसोर्स किया जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है खुद से पूछने के लिए। ये था आज का विश्लेषण।
हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।